बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे आज जो है हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, वाउंड टिश्यू रिपेयर एंड स्कार। ठीक है, तो ये सर्जरी का जो आपका पहला यूनिट है ना, प्रिंसिपल्स, उसका चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 की वीडियो हमने बना ली है, चैप्टर 2 भी इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन पहले चैप्टर 3 कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ वाउंड हीलिंग? वाउंड हीलिंग क्या है? वाउंड हीलिंग जो है ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें बॉडी क्या करती है, रिस्टोर करती है किसको? इंटीग्रिटी ऑफ इंजर्ड पार्ट। मतलब जो आपका इंजर्ड पार्ट है उसकी इंटीग्रिटी को रिस्टोर करने को वाउंड हीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन डेफिनेशन है, रिस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ द इंजर्ड पार्ट। ये तो आपको पता होगा। अब इसके फेजेस है, इसकी 3 फेजेस है। एक इन्फ्लेमेटरी फेज़ है, एक क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज़ है, और एक रीमॉडलिंग मैच्योरिंग फेज़ है। ठीक है, ये 3 फेजेस आपने याद रखने। अब इन्फ्लेमेटरी फेज़ में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये इमीडिएटली आफ्टर वाउंडिंग जो है स्टार्ट हो जाता है ये फेज़, और 2 से 3 दिन तक रहता है, लास्ट 2 से 3 डेज़। अब इसमें होता क्या है, मैकेनिज़्म क्या होता है इन्फ्लेमेटरी फेज़ में, आपको ड्यूरेशन पता चलेगा। इसमें पहले ना वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेजल कंस्ट्रिक्ट करती है, उसके बाद वेजो डायलेशन होती है। वेजल डायलेशन के बाद जब खुद सोचो, जब वेजल डायलेट होंगी तो वेस्कुलर परमिबिलिटी उस वाउंड में, वो जो ज़ख़म है वहाँ पे इंक्रीज़ होगी, और इसी वजह से वो ज़ख़म हमें जो है ना रेडिश मिलता है, और उसमें जो है ना हमें थोड़ा सा जब हम फील करते हैं तो हमें थोड़ा सा गर्म मिलता है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो वो अब आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेमेटरी फेज में पहले वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, फिर वेजो डायलेशन को फॉलो करता है, और देन वेजो डायलेशन से वहाँ पे वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और उसी के साथ जो है ना, इसके बाद क्या होता है, प्लेटिलेट एक्टिवेशन हो रही होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपको कोई इंजरी होती है तो पहले तो वो रेड आपको दिखता है। वो क्यों दिखता है, आपको पता चल गया कि वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और उसके बाद वो जो खून बहता है ना, वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। तो वो क्यों रुकता है? क्योंकि प्लेटिलेट एक्टिवेशन हो जाती है, और प्लेटिलेट एक्टिवेशन के बाद फिर वो क्या करती है, इनिशिएशन करती है कोगुलेशन की और कॉम्प्लीमेंट कैस्केड की, और फिर ये क्या करता है, ये क्लॉट फॉर्मेशन करता है और हीमोस्टेसिस हो जाती है। मतलब अब जो वो ब्लीडिंग पहले हो रही थी वो रुक गई। वो क्यों रुक गई? क्योंकि प्लेटिलेट की एक्टिवेशन हुई और क्लॉट फॉर्मेशन हुई, और वो जो ब्लड था वो रुक गया, जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक गई, हीमोस्टेसिस हो गई। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखोगे कि जख्म से खून बहना रुक गया है, ब्लीडिंग रुक गई है, क्योंकि वहाँ पे प्लेटिलेट एक्टिवेशन स्टार्ट हो गई है इन इन्फ्लेमेटरी फेज। ठीक है, अच्छा, प्लेटलेट ड्राइव जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं साइटोकाइनिन को, और कहाँ से? अल्फा ग्रेन्यूल से। अब वो साइटोकाइनिन कौन से होते हैं? एक प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर होते हैं, फिर प्लेटलेट फैक्टर 4 होता है, और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये रिलीज़ होते हैं साइटोकाइनिन अल्फा ग्रेन्यूल से। और ये करते क्या है, इनका काम क्या है? ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं और मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे ज़ख़म हुआ है वहाँ पे प्लेटिलेट ने तो एक क्लॉट फॉर्मेशन कर दी, साथ में साइटोकाइनिन भी रिलीज़ कर दिए उसी ज़ख़म वाली जगह पे, और उस साइटोकाइनिन ने न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट किया, मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट किया कि आ जाओ भाई, यहाँ पे जो है ना चोट लग गई है। तो न्यूट्रोफिल आ गए यहाँ पे इस ज़ख़म वाली जगह पे, और मैक्रोफेजेस आ गए। अब मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? आपको पता है कि मैक्रोफेजेस इनगल्फिंग का काम करता है। मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ज़ख़म पे लगे होंगे, लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे जो है मोस्टली लेग्स जो है वो स्क्रैचिंग हो जाती है, ज़ख़म आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह है। तो उस ज़ख़म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म 80% चांस होता है कि उसके साथ अटैच हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो घिस जाता है रोड से। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है। तो अब फिर क्या करता है, मतलब अब मैक्रोफेजेस जो रिलीज़ हुए ना, वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और साथ में जो डीवाइटलाइज्ड टिश्यू है, जो ख़राब टिश्यू हो गया है, जो घिस गया है, उसको भी रिमूव कर देगा, क्योंकि उसकी जगह फिर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस होगी, न्यू, और वो वाउंड जो है ठीक हो जाएगा। वो नेक्स्ट फेज़ में होगा, लेकिन यहाँ पे मैक्रोफेजेस का ये काम है। ठीक है, और साथ में रेगुलेट करेगा फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी को इन दी प्रोलिफरेटिव फेज में ऑफ हीलिंग। जैसे मैंने कहा कि वो जो डीवाइटलाइज्ड टिश्यू है वो तो रिमूव हो जाएगा विद माइक्रोफेजेस बाय द मैक्रोफेजेस। ठीक है, और साथ में फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि वो जो वाउंड है अब उसकी हीलिंग हो सके। वो प्रोलिफरेटिव फेज़ नेक्स्ट फेज़ में होगी। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इन्फ्लेमेटरी फेज़ में क्या हुआ। इमीडिएटली आफ्टर वाउंडिंग स्टार्ट होता है, 2 से 3 दिन तक रहता है। इनिशियली वेजो कंस्ट्रक्शन, देन वेजो डायलेशन को फॉलो करता है, और वहाँ पे वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। प्लेटिलेट एक्टिवेशन की क्लॉट फॉर्मेशन, हीमोस्टेसिस, ब्लीडिंग रुक जाती है, और फिर प्लेटिलेट जो है वो साइटोकाइनिन को रिलीज़ करता है अल्फा ग्रेन्यूल से। वो साइटोकाइनिन आपको याद रखने, प्लेटिलेट फैक्टर 4 और प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर और
ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ठीक है, ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करते हैं, और फिर मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, डिवाइटलाइज टिश्यू और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करता है, रिमूव करता है, और साथ में फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है इन द प्रोडक्टिव फेज ऑफ हीलिंग। ठीक है, प्रोडक्टिव फेज में स्टार्ट करता है मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैक्रोफेजेस का जो सेकंड वाला काम है वो प्रोडक्टिव फेज में स्टार्ट होता है। वो कौन सा काम है, फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी रेगुलेट करना, ताकि वो हीलिंग हो सके उस पार्ट की। अच्छा, अब प्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, प्रोडक्टिव फेज जो है ना आपका तीसरे दिन से तीसरे वीक तक चलता है, मतलब 2 से 3 दिन तक तो आपका ये चला, फिर उसी तीसरे दिन से आपको प्रोडक्टिव फेज सेकंड वाला स्टार्ट हो जाता है और तीसरे वीक तक चलता है, तीसरे हफ्ते तक चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइग्रेशन होती है और प्रोलिफरेशन होती है, किसकी, फिब्रोब्लास्ट की। ठीक है, मैंने यही फिब्रोब्लास्ट हमने यही कहा था ना कि जो फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी होती है प्रोडक्टिव फेज में होती है फॉर हीलिंग। ठीक है, तो फिब्रोब्लास्ट की माइग्रेशन, प्रोलिफरेशन होती है, साथ में एपिथेलियल सेल भी चाहिए होते हैं ना, क्योंकि अब हमने हीलिंग करनी है, हमने सारी गन जो थी वो हटा दी है इन्फ्लेमेटरी फेज में ना, मैक्रोफेजेज है, अब हमने उसकी हीलिंग करनी है। तो हीलिंग के लिए आपको फिब्रोब्लास्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए, एपिथेलियल सेल चाहिए, और क्या चाहिए, एंडोथेलियल सेल चाहिए। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल बात है, मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ ना ताकि आपको रट्टे की तरफ ना जाए, एक कहानी की तरह याद रखे, जिस तरह से कोई ड्रामा चल रहा हो, जिस तरह से आपको, जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसा लग रहा है जैसे आप देख रहे हो कि अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वे में। तो अब मैंने क्या कहा कि आपको उस अमाउंट को अब हील करना है, गंदगी तो सारी इन्फ्लेमेटरी फेज में निकल गई, अब उसको हील करना है, तो उसके लिए आपको ये सेल्स चाहिए ना, एंडोथेलियल, एपिथेलियल, फिब्रोब्लास्ट, इसी की वजह से तो हील होगा, इसी की वजह से तो एक नई लेयर चढ़ेगी, एक नया टिश्यू जो है उसके ऊपर कवर होगा, और दोबारा से वो पहले की तरह बनने के लिए उसको ये सेल्स चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है इसमें। अच्छा, माइग्रेशन मतलब कि उस वाउंड की जो ज़ख़म हुआ है ना वहाँ तक ये सारे माइग्रेट करेंगे, और फिर वहाँ पे उनकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी इन सेल्स की, वहाँ पे ये अपने काम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, यूनिक फीचर जो है इस फेज़ का वो क्या है, एंजियो। एक्चुअली मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, मैं इस वजह से तेज़ बोल रही हूँ ताकि कम वक्त में वीडियो जल्दी बन जाए, तो कुछ वर्ड्स को ना मैं फिर बहुत जल्दी में गलत बोल लेती हूँ, तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है, एंजियोजेनेसिस, तो इस फेज़ में क्या होता है, जो यूनिक फीचर है वो एंजियोजेनेसिस है, और दूसरा क्या है, ग्रेनुलेशन टिश्यू है। अब एंजियोजेनेसिस में क्या होता है, मैंने क्या बताया कि यहाँ हीलिंग का फेज़ है। ठीक है, सारी चीज़ें अब दोबारा से नहीं बनेगी फॉर हीलिंग। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स एज कैपिलरी लूप। अब न्यू ब्लड, वो जो ज़ख़म हुआ है ना, अब वहाँ पे जो है ना हीलिंग के लिए सबसे पहले न्यू ब्लड वेसल बनेंगी, और वो भी कैपिलरी लूप के तौर पे, इस तरह से एस कैपिलरी लूप के तौर पे न्यू ब्लड वेसल बनेगी, इसे कहते हैं एंजियोजेनेसिस। ठीक है, एक तो ये काम हो रहा है इस ज़ख़म में ना, और साथ में ग्रेनुलेशन टिश्यू, मतलब कैपिलरी लूप के साथ अब मायोफिब्रोब्लास्ट भी अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर रही है। जो कैपिलरी लूप एंजियोजेनेसिस हुआ था ना, इसके साथ अब क्या हो, मायोफिब्रोब्लास्ट का नेटवर्क भी बन रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू के, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी लूप एंड मायोफिब्रोब्लास्ट। ठीक है, और फिर ये रिप्लेस हो जाता है। अब ये जो फिब्रोब्लास्ट और कैपिलरी लूप जो है, ये जो एंजियोजेनेसिस हुई है, जो साथ में मायोफिब्रोब्लास्ट जो मिल गए, एक नेटवर्क बन गया। अब ये क्या हो, बन गया एक नेटवर्क है। अब ये रिप्लेस होगा किस में, बाय इंक्रीज टाइप 3 कोलेजन में। ठीक है, और जब टाइप 3 कोलेजन से ये रिप्लेस हो जाएगा तो इसमें क्या, कौन सी स्ट्रेंथ आ जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, गिविंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द वाउंड। अब इस वाउंड को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल गई है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, तीसरे दिन से तीसरे वीक तक था। फिर इसमें 2 फेज आपने याद रखने, एंजियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, न्यू ब्लड वेसल्स, कैपिलरी लूप, फिर कैपिलरी लूप के साथ मायोफिब्रोब्लास्ट का जो नेटवर्क बन रहा है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू है, फिर वो बाद में टाइप 3 कोलेजन से रिप्लेस हो रहा है, देन उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल रही है उस वाउंड को, मतलब वो हीलिंग की तरफ जा रहा है। अब उसके बाद तीसरा फेज है रीमोल्डिंग फेज़। इसमें क्या हो रहा है, रीमॉडलिंग हो रही, किस तरह से, और ये कब स्टार्ट होता है, ये मैनी मंथ्स, मतलब तीसरे हफ्ते के बाद से स्टार्ट होगा, मतलब और कब तक जाए, और कब तक होगा, मेनी मंथ, मतलब इट लास्ट फॉर मेनी मंथ, कई महीने तक ये रहेगा, जब तक वो वाउंड बिल्कुल ठीक ना हो जाए, बिल्कुल पहले जैसे ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये रहेगा। आफ्टर दी वाउंड इज़ क्लिनिकली हील्ड, इट इज़ 2 मिनट रुकिए, मैं इस मोबाइल को सही से पकड़ लूँ। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय मैच्योरेशन ऑफ कोलेजन। अब यहाँ पे जो कोलेजन टाइप 3 था ना, अब उसकी मैच्योरेशन होगी, क्योंकि ये रिमॉडलिंग फेज़ है, और इसको दूसरा नाम मैंने क्या दिया था, मैच्योरिंग फेज़। मैच्योरिंग फेज़ मतलब यहाँ पे मैच्योरेशन होती है, किसकी मैच्योरेशन होती है, अब ये बात याद रखना, किसकी मैच्योरेशन होती है, कोलेजन की मैच्योरेशन होती है। मतलब जो टाइप 3 कोलेजन था, जो प्रोलिफरेटिव फेज़ में था, वो इमेच्योर था, अब उसकी मैच्योरेशन फेज़ में होगी, जो कि रीमॉडलिंग फेज़ है। तो मैच्योरेटिंग स्टेज उसकी टाइप 1 है, तो वो टाइप 3 से रिप्लेस हो जाएगा टाइप 1 में। ठीक है, और रेशियो 1:4 रेशियो अचीव कर लेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, ये मेन चीज़ है। अच्छा, स्कार जो है यहाँ पे लेस वेस्कुलर हो जाएगा, क्योंकि वेस्कुलरिटी उसकी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो अब हीलिंग की तरफ जा रहा है। तो ये तो एक
एक कॉन्सेप्चुअल बात है कि अब वो हीलिंग की तरफ जा रहा है। इन्फ्लेमेटरी फेज में क्या थी, उसकी इंक्रीज वेस्कुलर परमिटिविटी थी, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी फेज था। यहाँ पे मैच्योरिंग फेज है तो इसमें लेस वेस्कुलर हो जाएगा और वो अपना कलर भी चेंज कर देगा, चेंज इन कलर, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है जब वेस्कुलरिटी कम होगी तो वो अपना कलर चेंज करेगा। इट इज़ वाउंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू फिब्रोब्लास्ट मायोफिब्रोब्लास्ट, वही कह रहे हैं कि वाउंड कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी किसकी वजह से, फिब्रोब्लास्ट और मायोफिब्रोब्लास्ट। जब फिब्रोब्लास्ट और मायोफिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी हो रही है तो जो वाउंड पहले इतना बड़ा खुला था अब उसमें क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएगी। वो हीलिंग की तरफ जा रहा है, मैच्योरेशन हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन होगी और साथ में मैच्योरेशन ऑफ कोलेजन एंड क्रॉस लिंकिंग गिवन टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जो मैच्योरेशन हो रही है, एक तो आपने ये देखा कि मैच्योरेशन हो रही है, दूसरा आपने देखा कि जो है ना क्रॉस लिंकिंग भी हो रही होगी, लाइक फिब्रोब्लास्ट मायोफिब्रोब्लास्ट वाउंड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है साथ में, तो इससे एक टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगी स्कार को। तो इसमें जो है ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये खुद भी आपको पता होगी। जो मेन चीज़ है वो आपने ये याद रखनी है कि मैच्योरेशन ऑफ कोलेजन होता है, टाइप 3 रिप्लेस हो जाता है टाइप 1 से। और जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट है मैच्योरेटिंग फेज़ या रीमॉडलिंग फेज़ के बारे में, वो ये है कि आपने याद रखना है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ देखो वहाँ पे भी हो रही थी ना प्रोलेटिव फेज़ में, लेकिन यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना वो आप मैक्सिमम हो जाती है एट 12 वीक पर आके, ठीक है। आफ्टर पोस्ट इंजरी, मतलब इंजरी होने के बाद 12 हफ्ते में वो अपनी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ को पहुँच जाता है और 80% जो है ना प्री इंजरी स्ट्रेंथ ले लेता है। मतलब जो पहली स्ट्रेंथ थी ना पहले ज़ख्मी होने के बाद, मतलब प्री इंजरी मतलब इंजरी होने से पहले जो उसकी स्ट्रेंथ थी ना उसका 80% तक वो पहुंच जाता है, पहले जैसे हो जाता है 80%, ठीक है। लेकिन वो इक्वल नहीं होता, जैसे पहले लाइक 100% नहीं होता, लेकिन 80% तक चला जाता है, मतलब वो अब ठीक हो गया है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो मज़ीद भी बेहतर हो सकता है, लेकिन 12 वीक को आपने याद रखना है कि वो अपनी 80% टेंसाइल स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो ये। उसके बाद आगे चलो, मैंने थोड़ा इसको लंबा खींचा है, अब थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगी, ठीक है। अब ये वाउंड हीलिंग है, तो अब ये ऑर्डर आपने याद रखना है कि वाउंड हीलिंग में अराइवल ऑफ सेल्स का क्या ऑर्डर है, ठीक है। इन दी वाउंड पार्ट अराइवल ऑफ सेल्स, सबसे पहले प्लेटिलेट आते हैं, क्योंकि प्लेटिलेट ही आएंगे ना, खुद सोचो प्लेटिलेट ही आएंगे, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले प्लेटिलेट को आना चाहिए, क्योंकि क्लॉट फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट प्लेटिलेट आए, उसके बाद क्या आया, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, फिर क्या आए, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स आएंगे, और उसके बाद फिर मैक्रोफेजेस आएंगे। मैक्रोफेजेस क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डीओटेलिस टिश्यू को रिमूव करना है तो मैक्रोफेजेस आएंगे उसके बाद, और फिर लिम्फोसाइट्स आएंगे, और देन फिब्रोब्लास्ट आखिर में आएंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है। और अच्छा, डोमिनेंट सेल टाइप बाय डे मतलब जब से ज़ख्मी हुआ है एट द टाइम ऑफ इंजरी, और अगले 2 दिन तक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स रहेंगे, और फिर तीसरे दिन से चौथे दिन तक मैक्रोफेजेस आएंगे। इन्फ्लेमेटरी फेज में इसका रोल है क्योंकि ये डीओटेलिस टिश्यू और उसको रिमूव करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और फिर 5वें दिन से फर्दर जो है फिब्रोब्लास्ट रहेगा फॉर हीलिंग, ठीक है। वो सारी कहानी आपको पता है, इस वजह से ये सारी चीज़ आपकी फिंगर टिप पे होगी। मैंने फर्स्ट पार्ट पे इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगाया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो था उस पर अगर मैंने टाइम लगा दिया तो आगे आपके लिए कहानी आसान हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वाउंड क्लोजर एंड हीलिंग देख लो। अब ये क्या है, वाउंड क्लोजर और हीलिंग की क्या क्लासिफिकेशन है, मतलब जो वाउंड जो ज़ख़म हुआ है वो किस तरह से क्लोज होगा और किस तरह से उसकी हीलिंग होगी, तो उसकी भी फेजेस है, उसकी भी क्लासिफिकेशन। एक प्राइमरी इंटेंशन है, एक सेकेंडरी इंटेंशन है और एक टर्शियरी इंटेंशन है। प्राइमरी इंटेंशन में देखो मेन चीज़ याद रख लो, प्राइमरी इंटेंशन में जो है ना आपका वाउंड एज जो है ना वो क्या होगा, क्लोज हुआ होगा, ठीक है। वाउंड एज आपका क्लोज है और इसमें क्या है, अनकंटामिनेटेड वाउंड्स विद मिनिमल टिश्यू लॉस, और मिनिमल टिश्यू लॉस होता है, ठीक है बेटे। तो ये आपको मैं क्या बता रही हूँ, या मैं आपको वाउंड क्लोजर और हीलिंग की वो बता रही हूँ कि मतलब जो मैंने हीलिंग बताया है ना, तो उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि या तो प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू होगा, या वो सेकेंडरी के थ्रू होगा, या वो टर्शियरी इंटेंशन के थ्रू वाउंड क्लोजर और हीलिंग प्रोसेस होगी। तो प्राइमरी इंटेंशन में ये होता है कि जो वाउंड एज जो होता है ना वो क्लोज हुआ होगा, मतलब अगर कोई ऐसा जख्म है जिसका वाउंड एज क्या है, जिसका वाउंड एज पूरी तरह से क्लोज है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अनकंटामिनेटेड वाउंड है, मतलब कोई कंटामिनेशन नहीं हुई, ठीक है, और विद मिनिमल टिश्यू लॉस, और टिश्यू लॉस कम हुआ है। खुद सोचो, ये सारी कॉन्सेप्चुअल बातें, मिनिमल टिश्यू लॉस जब होगा तो कंटामिनेशन होगी नहीं होगी ना, अनकंटामिनेशन होगी ना, क्योंकि जब टिश्यू लॉस ही नहीं हुआ, टिश्यू कम से कम लॉस हुआ है, तो इसका मतलब कि कंटामिनेशन के चांस बहुत कम है, अनकंटामिनेटेड वाउंड है। क्योंकि अगर टिश्यू लॉस ज़्यादा हुआ होता तब कंटामिनेशन होती है ना, तब माइक्रोऑर्गेनिज्म का ज़्यादा चांस होता कि वो अंदर जाते ज़ख़म में ना, लेकिन यहाँ पे तो एज ही क्लोज है। जब एज क्लोज है ज़ख़म का, ठीक है, वाउंड एज क्लोज है, तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमल टिश्यू लॉस है। मिनिमल टिश्यू लॉस है तो इसका मतलब कि बंदा
सेफ है, कोई कंटिमिनेशन नहीं है, अनकंटिमिनेटेड वाउंड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अंदर जाने का चांस बहुत कम है, विद वाई बिकॉज विद मिनिमल टिश्यू लॉस, ये मेन चीज़ है। अच्छा, इट इज़ यूजुअली हील बाय रैपिड एपिथेलाइजेशन, और ये जाहिर सी बात है क्योंकि इतना कोई लॉस नहीं हुआ पेशेंट का। हम देखेंगे कि यार वाउंड एज तो क्लोज है, और वाउंड एज क्लोज है, इसका मतलब मिनिमल टिश्यू लॉस है, और कंटिमिनेशन अनकंटामिनेटेड वाउंड है, कंटिमिनेशन नहीं हुई, तो ये रैपिड एपिथेलाइजेशन से हील हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ मिनिमल ग्रेनुलर टिश्यू, और जाहिर सी बात है ग्रेनुलर टिश्यू की फॉर्मेशन भी कम होगी क्योंकि ज़्यादा जख्म तो पेशेंट को नहीं लगा ना, मतलब ज़्यादा चोट तो नहीं आई क्योंकि वाउंड एज हमें क्लोज मिल रहा है, मिनिमल टिश्यू लॉस है। अच्छा, और ये लीस इन्फ्लेमेशन होगी, जाहिर सी बात है इतना गहरा जख्म हाया नहीं है, जब गहरा जख्म नहीं है तो रैपिड एपिथेलाइजेशन होगी और मिनिमल ग्रेनुलेशन टिश्यू होगी और लीस इन्फ्लेमेशन फेज होगा और बेस्ट स्कार होगा, ठीक है। कैसे मैंने समझाया, बिल्कुल कहानी की तरह कि ठीक है, ये आपको समझ आ गया है। इसमें बेस्ट स्कार याद रखना है, लीस इन्फ्लेमेशन, इसमें कोई रट्टे की बात है ही नहीं। मैंने आपको कहानी की तरफ समझाया कि वाउंड एज क्लोज है, इसका मतलब मिनिमम टिश्यू लॉस है, तो अनकंटामिनेटेड वाउंड है। और जाहिर सी बात है जब छोटा जख्म है और कोई टिश्यू लॉस नहीं है तो वो जल्दी से, जैसे हमें छोटा सा कट लग जाता है, कैसी जल्दी से वो ठीक हो जाता है दूसरे दिन, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। अब आप लोग बोलोगे कि हाँ वो जो आपने पीछे फेस, वो तो एक बड़ी मतलब जब अभी आगे जब सेकेंडरी और टर्शियरी इंजरी ये उसमें होंगे, ठीक है। अभी जैसे कि हमें यहाँ पे मुझे मतलब मोस्टली जो है जब हम डेंटल वाले काम कर रहे होते हैं या मुझे तो बहुत ज़्यादा चोटें लगी है ना, ताकि वो जो वायर वर्क होता है हमारा फर्स्ट ईयर में जिसमें हम अल्फ़ाबेट बनाते हैं, वो मैंने पूरे एक दिन बैठ के बनाए थे क्योंकि मैं वेकेशन पे थी और जब मैं आई तो मेरा काम बहुत था और मैंने एक दिन पे बनाए वो सारे, और मेरे फ्रेंड्स भी हैरान हो गए थे। मैंने Z, Y और आई थिंक X में मेरे जो है ना ये यहाँ पे कट लग गया था और मैं बहुत चिल्लाई थी और पूरे लैब वो में जितने भी थे ना वो सब मुझे देख रहे थे क्योंकि इतना गहरा लगा था वो। और फिर वो दूसरे दिन तक ठीक हो गया था। तो वो क्या था, वो वाउंड एज मेरा क्लोज था, ठीक है, और वो मिनिमल टिश्यू लॉस था, ठीक है, और वो जल्दी से रैपिड एपिथेलाइजेशन से वो क्लोज हो गया और कोई ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं हम मुझे ज़्यादा मिली और लीस इन्फ्लेमेशन था और बेस्ट स्कार था, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया प्राइमरी इंटेंशन एक एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी इंटेंशन में ये होता है कि वाउंड जो होता है ना वो लेफ्ट ओपन, सेकेंड इंटेंशन किस में होता है जब वाउंड लेफ्ट ओपन हो जाता है, मतलब एक जख्म हुआ है और वो खुला रह गया है, ठीक है, और क्या है उसमें जो है ना सब्सटेंशियल टिश्यू लॉस हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा टिश्यू लॉस, लाइक एक्सीडेंट जो हो जाता है, ठीक है, जो मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना सब्सटेंशियल टिश्यू लॉस हो जाता है। जब टिश्यू लॉस बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे हमने देखा कि मिनिमल टिश्यू लॉस था क्योंकि वाउंड एज क्लोज था। अब यहाँ पे लेफ्ट ओपन मतलब जख्म आपका खुला है, खुला कैसे होगा, जब टिश्यू लॉस बहुत ज़्यादा होगा ना, जब ऊपर से सारा टिश्यू हट जाएगा तो जख्म खुला रह जाएगा, एक लिंक वाली बात है, ठीक है। तो इस तरह से लिंक करो। अच्छा, उसके बाद है कि वाउंड लेफ्ट ओपन एंड अलाउड टू हील बाय ग्रेनुलेशन, और जब खुद सोचो जब वाउंड पूरा आपका जख्म खुला हुआ है और बहुत ज़्यादा पेशेंट का टिश्यू लॉस हुआ है, इसी वजह से तो जख्म खुला हुआ है, तो वो हील होगा ग्रेनुलेशन से, कॉन्ट्रैक्चर से, एपिथेलाइजेशन से, जो पीछे आपने पढ़ा कि ग्रेनुलेशन, कॉन्ट्रैक्शन, एपिथेलाइजेशन, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी और एक लंबा प्रोसेस चलेगा। इस वाली वाउंड के लिए हीलिंग के लिए लंबा प्रोसेस चलेगा क्योंकि ये एक बड़ा वाउंड है, एक लेफ्ट ओपन है और सब्सटेंशियल टिश्यू लॉस हुआ है और इसमें कंटामिनेशन के चांसेस भी है। यहाँ लिख लो, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन टिश्यू लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, इसको कंटामिनेशन के चांसेस भी है। द प्रोसेस टेक लॉन्गर टाइम, देखो वही चीज़ें लिखी कि ये बहुत लॉन्गर टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टिश्यू लॉस हुआ है और वो फिर किससे हील होगा, जब बहुत ज़्यादा लॉस होता है ना फिर वो ग्रेनुलेशन भी उसमें कॉन्ट्रैक्शन, एपिथेलाइजेशन सब होगा, जबकि पहले वाला रैपिड एपिथेलाइजेशन से हो गया था। अच्छा, इसमें बस यही है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और यहाँ पे जो इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, बहुत ज़्यादा लंबा इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा। जब यहाँ पे लीज था क्योंकि वहाँ पे छोटा जख्म था, यहाँ पे बड़ा है तो ज़्यादा होगा और पुअर स्कार होगा, यहाँ पे बेस्ट स्कार था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टर्शियरी इंटेंशन जो होती है ना वो ये होती है डिले प्राइमरी इंटेंशन, मतलब जो प्राइमरी इंटेंशन है ना जो हमने पढ़ा, अगर वो डिलेड हो जाए, ठीक है, मतलब अपने वक्त से अपने वक्त पे जितना उसको होना था जल्दी हील, अगर वो ना हो, डिलेड हो जाए तो वो टर्शियरी इंटेंशन में आता है, सिंपल, ठीक है। डिले प्राइमरी इंटेंशन भी इसको कहते हैं और उसमें क्या होता है, वही जैसे मैंने कहा कि वाउंड इज इनिशियली लेफ्ट ओपन देन क्लोज सेवरल डेज आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, कि पहले वो ओपन रह जाए और फिर बाद में वो जो है ना क्लोज हो जाए, मतलब कहीं दिन गुजरने के बाद वो क्लोज हो जाए फॉर्मेशन, और उसमें लेस सेटिस्फैक्ट्री स्कार होता है। इसमें बेस्ट था, इसमें लेस सेटिस्फैक्ट्री स्कार होता है क्योंकि यहाँ पे डिलेड हो रही है। जब डिलेड प्राइमरी इंटेंशन होगा तो लेस सेटिस्फैक्ट्री होगा ना, लाइक जब हम क्लास में लेट जाते हैं तो टीचर हमसे सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है, इस तरह से याद रखो। तो लेस सेटिस्फैक्ट्री स्कार होगा आफ्टर हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, ठीक है, मतलब प्राइमरी इंटेंशन तो होगी लेकिन डिलेड होगी, ठीक है, मतलब देर में होगी, तो ये टर्शियरी इंटेंशन है। और बस दूसरा याद रखो यहाँ पे लेस सेटिस्फैक्ट्री स्कार जो वहाँ पे बेस्ट था,
आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अच्छा, उसके बाद आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ना हीलिंग वाउंड में, प्राइमरी इंटेंशन में, वो याद रखो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। जो प्राइमरी इंटेंशन आपने देखा ना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जबकि जो आपका सेकेंडरी इंटेंशन है इसमें आपने याद रखनी एपिथेलियल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। और ये जो एपिथेलियल इंटीग्रिटी ये डिपेंड्स करता है माइग्रेशन ऑफ हेयर फ्रॉम हेयर की माइग्रेशन हो रही है हेयर फॉलिकल से, वाउंड एज से, स्वेट ग्लैंड से, और ग्रेनुलेशन टिश्यू हो रहा है वाउंड में। बस मेन चीज़ ये याद रखो कि प्राइमरी इंटेंशन में टेंसाइल स्ट्रेंथ है और सेकेंडरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एपिथेलियल इंटीग्रिटी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलो नर्व इंजरी एंड रिपेयर। अब नर्व इंजरी रिपेयर के ना ग्रेड है, ग्रेड 1, 2। ग्रेड 1 को क्या कहते हैं? न्यूरोप्रेक्सिया। न्यूरोप्रेक्सिया जो है ना माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ नर्व इंजरी है, मतलब अगर जो माइल्डेस्ट फॉर्म है ना नर्व इंजरी की वो क्या है? न्यूरोप्रेक्सिया। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि ग्रेड 1 है। इसमें क्या होता है न्यूरोप्रेक्सिया में? कोई क्रश या कंट्यूजन या स्ट्रेचिंग इंजरी हो जाए इस नर्व की ना, विदाउट एक्सोनल डिस्ट्रप्शन। जो मेन चीज़ है विदाउट एक्सोनल डिस्ट्रप्शन, इसमें कोई एक्सोनल डिस्ट्रप्शन नहीं होती। ठीक है, और टेम्पररी लॉस ऑफ फंक्शन होता है, बहुत कम छोटे वक्त के लिए आपका लॉस ऑफ फंक्शन होता है, जो कि रिवर्सिबल हो सकता है, मतलब आप उसको रिवर्स कर सकते हो आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब ट्रीट करने के बाद वो रिवर्स हो सकता है विद इन आवर और बाद, मतलब कुछ घंटों में या महीने में, मतलब अगर बहुत ज़्यादा है तो महीनों में, अगर छोटा है तो कुछ घंटों में हो जाएगा ऑफ इंजरी। और यहाँ दूसरा जो मेन पॉइंट है वो मोटर फंक्शन ऑफिन सफ़र करता है, ग्रेटर इम्पेयरमेंट देन सेंसरी, मतलब सेंसरी से ज़्यादा मोटर की इम्पेयरमेंट होती है, कि ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो न्यूरोप्रेक्सिया में आपने क्या देखा कि माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और यहाँ पे जो है स्ट्रेचिंग इंजरी ऑफ नर्व होती है, और विदाउट एक्सोनल डिस्ट्रप्शन, कोई एक्सोनल डिस्ट्रप्शन नहीं होती। मेन चीज़ ये है। और दूसरा ये कि ये लॉस ऑफ फंक्शन टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल होता है, और मोटर फंक्शन ज़्यादा इम्पेयर्ड होता है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है एक्सोनोट मेसेस, ये ग्रेड 2 है। एक्सोनोट मेसेस में क्या होता है? इसमें एक्सोनल डिस्ट्रप्शन होती है, इसमें विदाउट एक्सोनल डिस्ट्रप्शन था ना न्यूरोप्रेक्सिया में। एक्सोनोट मेसेस में एक्सोनल डिस्ट्रप्शन तो है, लेकिन सपोर्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क प्रिजर्व रहता है, मतलब जो सपोर्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क है ना वो प्रिजर्व रहता है, उसको कोई ख़राबी नहीं होती, मतलब वो प्रिजर्व रहता है, उसको कोई वो डैमेज नहीं होता। और वेलेरियन डिजनरेशन अकर होती है डिस्टल टू द इंजरी। ठीक है, एंड देयर इज अ डिग्री ऑफ रेट्रोग्रेड प्रॉक्सिमल डिजनरेशन ऑफ द रिमेनिंग एक्सोन। प्रॉक्सिमल की जो डिजनरेशन होती है ना वो रेट्रोग्रेड होती है। ठीक है, और जो डिस्टल की होती है ना वो वेलेरियन डिजनरेशन होती है। बस ये याद रखो, ना भी याद रहे जो मेन चीज़ है ना वो बस याद रख लो कि एक्सोनल डिस्ट्रप्शन होती है और टिश्यू जो है वो फ्रेमवर्क प्रिजर्व रहता है। अच्छा, दूसरी बात, रिकवरी अकर थ्रू रीजनरेशन ऑफ एक्सोन। और यहाँ पे क्या होगा? एक्सोनल डिस्ट्रप्शन हो रही है ना, तो रिकवरी कैसे होगी? खुद सोचो, एक्सोन जो डिस्ट्रप्शन हुई है उसकी रीजनरेशन होगी, तभी तो रिकवरी होगी ना एक्सोनल मेसेज में। और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ लीजन जो है ना, जो प्रॉक्सिमल की रेट्रोग्रेड डिजनरेशन हुई है तो उसकी भी रीजनरेशन होगी। और कैसे होगी? प्रॉक्सिमल एंड जो है ना लीजन वो ग्रो करता है डिस्टली और 2 से 3 mm पर डे, जबकि डिस्टल वाला जो है ना वो ग्रो करता है प्रॉक्सिमली 1 mm पर डे। तो इसको एक दफ़ा पढ़ लो बस, कि प्रॉक्सिमल जो होता है ना वो उसकी जो रीजनरेशन होती है ना, जैसे मैंने बताया कि रेट्रोग्रेड प्रॉक्सिमल डिजनरेशन होती है, तो उसकी रीजनरेशन कैसे होगी? डिस्टली 2 से 3 mm पर डे जो है ना वो रीजनरेट कर रहा होगा। और जबकि डिस्टल मैंने बताया कि वो वेलियन डिजनरेशन होती है और उसकी जो है रीजनरेशन कैसी होगी? प्रॉक्सिमली होगी 1 mm पर डे। ठीक है, तो एक्सोनल मेसेज में ग्रेड 2 में कुछ याद रहे या ना रहे, एक्सोनल डिस्ट्रप्शन याद रखना कि इसमें होती है और सपोर्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क प्रिजर्व रहता है। और रिकवरी किस तरह से होती है? रीजनरेशन ऑफ एक्सोन, जो कि एक्सोनल डिस्ट्रप्शन है। अब फिर बाकी ये याद रख लो कि प्रॉक्सिमल की डिस्टली होती है, ये ना भी याद रखे, बस ये मेन चीज़ याद रख लो। अच्छा, वैसे मैंने जिस तरह से पढ़ाया है याद तो रह जाएगा। न्यूरोट मैसेज में क्या होता है? इसमें एक्सोनल डिस्ट्रप्शन के साथ साथ सपोर्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क भी लॉस हो जाता है, ये बात याद रखना। इसमें हमने क्या बताया? एक्सोनल मैसेज में सपोर्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क प्रिजर्व था, जबकि इसमें वो भी खराब डैमेज हो गया है। ठीक है, एक्सोनल डिस्ट्रप्शन के साथ वो न्यूरोट मैसेज है। अब इसको मजीद जो है ना कैरेक्टराइज किया गया है बाई कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर, सेंसरी और ऑटोनॉमिक फंक्शन। ग्रेड 3 में क्या है कि लॉस ऑफ एक्सोन हो रहा है, एंडोन्यूरम है बट पेरीन्यूरम प्रिजर्व है। ठीक है, और ग्रेड 4 में क्या है कि लॉस ऑफ एक्सोन एंडोन्यूरम के साथ पेरीन्यूरम भी लॉस है, लेकिन जो नर्व शीथ है ना वो प्रिजर्व है, उसको कुछ नहीं हो। लेकिन ग्रेड 5 में क्या है कि नर्व शीथ भी क्या है? लॉस हो गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। नर्व इंजरी में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मैंने नर्व इंजरी में ये कहा कि आपके पास ना ग्रेड्स हैं, ये ब्लर क्यों हो रहा है? नर्व इंजरी और रिपेयर में मैंने आपको कहा कि न्यूरोप्रेक्सिया होता है ग्रेड 1, ये माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और दूसरा क्या है आपके पास? एक्सोनल मेसेज है ग्रेड 2 और न्यूरोट मैक्सेज है।
न्यूरोप्रेक्सिया में मैंने ये बताया कि विदाउट एक्सोनल डिस्ट्रप्शन होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एनाटोमेक्सिस में ये बताया कि इसमें एक्सोनल डिस्ट्रप्शन होती है और साथ में सपोर्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क प्रिजर्व होता है। जबकि न्यूरोप्रेक्सिया में क्या है, एक्सोनल डिस्ट्रप्शन और सपोर्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क भी लॉस होता है, ठीक है। तो अब समझ आया, इसमें एक्सोनल डिस्ट्रप्शन नहीं थी, इसमें एक्सोनल डिस्ट्रप्शन थी, साथ में सपोर्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क प्रिजर्व था, जबकि इसमें सपोर्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क भी डैमेज हो गया न्यूरोप्रेक्सिया। आई होप कि आपको समझ आ गई। ये क्या है, रिवर्सिबल है, लॉस टेम्पररी लॉस ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। और मोटर इम्पेयरमेंट ज़्यादा देखी गई है न्यूरोप्रेक्सिया में। इसमें क्या है कि जो है एक्सोनल डिस्ट्रप्शन होती है, ये तो मैंने बता दिया ना कि सपोर्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क प्रिजर्व होता है। अब इसमें रीजनरेशन होती है। इसमें आपने न्यूरॉन की रीजनरेशन देख ली है कि डिस्टल में वेलियंट रीजनरेशन होती है, प्रॉक्सिमल में क्या होती है, रेट्रोग्रेड होती है। फिर उसकी हीलिंग देख लेनी है, 2 से 3 पर डे होता है प्रॉक्सिमल का, डिस्टल के 1 mm पर डे होता है, ठीक है। और न्यूरोप्रेक्सिया में फिर आपने ग्रेड देख लेने हैं कि लॉस ऑफ एक्सोन, एंडोनियम और पेरिनियम प्रिजर्व होता है। ग्रेड 3 में फिर पेरिनियम भी लॉस हो जाता है, ग्रेड 4 में लेकिन नर्व शीथ इंटैक्ट रहती है। फिर ग्रेड 5 में नर्व शीथ भी डैमेज होता है, यदि लॉस हो जाती है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट चलो कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या है, इसमें ना देखो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में ये होता है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज प्रेशर विद इन एन ऑस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट ऑफ मसल रिजल्टिंग इन मसल इस्कीमिया एंड सब्सिक्वेंट नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, सिर्फ ये याद रखो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में ना, आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें इंक्रीज प्रेशर हो जाता है। और कहाँ पे होता है, विद इन ऑस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट ऑफ मसल। और खुद सोचे जब इंक्रीज प्रेशर हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी मसल को और फिर इस्कीमिया हो जाएगा। और जब लंबे अरसे तक इस्कीमिया होगा तो फिर क्या हो जाएगी, वहाँ नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। यही होता है ना कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। अच्छा, अब इसको ना, इसकी कॉज जो है ना मसल इस्कीमिया के, एक इंक्रीज कंपार्टमेंट साइज है कि मसल इस्कीमिया जब होता है, ठीक है, तो उसमें या तो इंक्रीज कंपार्टमेंट साइज बढ़ जाता है उसका साइज, या डिक्रीज हो जाता है। अगर इंक्रीज होगा, इंक्रीज क्यों हो, कैसे होगा, जब रीवेस्कुलराइजेशन होती है ना इस्कीमिक एक्सट्रीमिटी की, अगर उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाए, स्वेलिंग ड्यू टू रीवेस्कुलराइजेशन ऑफ इस्कीमिक, तो वो उसमें जब खुद सोचो जब एक चीज़ की स्वेलिंग होगी तो उसका साइज बढ़ जाएगा ना, तो वो इंक्रीज इन कंपार्टमेंट साइज में आएगा। और दूसरा है कि कंस्ट्रक्टिव ड्रेसिंग, अगर आपने ड्रेसिंग कर दी है कंस्ट्रक्टिव, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो कंपार्टमेंट साइज का जो साइज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। एक कॉन्सेप्चुअल बात है कि इंक्रीज जो है वो स्वेलिंग में मिलेगा आपको साइज कंपार्टमेंट का, डिक्रीज कंस्ट्रक्टिव ड्रेसेस में मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाओ पैथोफिजियोलॉजी की, यार ये होता मतलब कैसे होता है ये जो है ना, तो लिम्ब जो है ना वो इंसर्कल होते हैं विद लेयर और डी फेशिया, ये आपको पता है। और वो मसल ग्रुप में होते हैं। कंपार्टमेंट जो मेन चीज़ है वो बता देती हूँ, टिश्यू स्वेलिंग कंपार्टमेंट टिश्यू कॉज इंक्रीज इन इंट्रा कंपार्टमेंट, वही कह रहे हैं कि टिश्यू स्वेलिंग जब होती है तो कंपार्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी इंटर कंपार्टमेंट प्रेशर बढ़ जाता है, स्वेलिंग से मजीद बढ़ जाता है और वो अबव नॉर्मल चला जाता है। जो आपने रेंज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि व्हेन दिस प्रेशर राइज हो जाता है अबव द नॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर ऑफ कैपिलरी बाय 5 to 10 mm मर्करी, द सर्कुलेशन ऑफ द टिश्यू इंसेंशियली केसेज द बिकम इस्कीमिक। बस इसमें ये याद रख लो, ये तो आपको मैंने शुरू से बता दिया ना कि वो, ये तो आपको बताया कि जो सर्कल होती है डी फेशिया से मसल का, यही सारा स्ट्रक्चर बता रहे हैं। बस इसमें ये याद रखो कि नॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन से वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और कब कहाँ कितना होता है ये याद रखनी है कि 30 mm मर्करी या इससे बढ़ जाता है प्रेशर। जो प्रेशर मैं आपको बता रही हूँ ना, बस इसमें ये याद रखो, ठीक है। और रिस्क फैक्टर क्या है कि टीबियल या फोर आर्म फ्रैक्चर हो जाए, लाइक आपका कोई फोर आर्म का या कोई अल्लाह ना करे, मतलब किसी का कोई फोर आर्म का या टीबियल का फ्रैक्चर हो जाए, या इंजरी इमोबिलाइज इन टाइट ड्रेसिंग और कास्ट, कोई बहुत ज़्यादा टाइट ड्रेसिंग कर दी या कास्ट, उसकी वजह से कोई इंजरी हो गई, उसकी वजह से भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखा जा सकता है, ठीक है, जिस तरह से मैंने कंस्ट्रक्टिव ड्रेसेस में बताया था, ठीक है। सीवियर कास्ट इंजरी या टू मसल हो गई, बर्न हो गया, कोई जिस्म का कोई हिस्सा जल गया, किसी का रीपरफ्यूजन ऑफ इस्कीमिक मसल हो गई, ठीक है। तो इसमें ये रिस्क फैक्टर है कि इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके, किसी भी साइड पे हो सकता है ये क्लोज फेशियल। मोस्ट कॉमन साइड जो है ना, ये याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन साइड लोअर लिम्ब है, इंटीरियर कंपार्टमेंट। बस ये याद रखो, कंपार्टमेंट सिंड्रोम का जो मोस्ट कॉमन साइड है ना वो लोअर लिम्ब है, इंटीरियर कंपार्टमेंट। साइन एंड सिम्टम, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द कंडीशन मसल मोस्ट रेयरबल सिम्टम है। अब इसमें क्या होता है, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि मतलब चोट कम है लेकिन उसे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन हो रहा है उसको, क्योंकि उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, उसका प्रेशर बढ़ गया है, इसी वजह से तो वो चिल्ला रहा है वो पेशेंट, इसी वजह से तो उसे पेन है, क्योंकि उसको प्रेशर जो है ना, उसका प्रेशर कंस्टेंटली 30 mm या उससे बढ़ गया है। भले चोट आपको कम दिख रही है लेकिन
क्या है कि पेन उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रहा है। तो एक तो ये इसका सिम्टम है। दूसरा ये होगा कि जब हम उस पेशेंट की ना पैसिव स्ट्रेचिंग करेंगे उसके लिम्स की, या जहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखा गया है, मतलब जहाँ पे हमें लग रहा है कि इसको इस जगह पे है, तो उसकी जब हम स्ट्रेचिंग करेंगे ना तो उसे पेन होगा। तो ये एक साइन है। तो मोस्ट प्रोबेबल साइन आपको पता होना चाहिए, पेन ऑन पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ इन्वॉल्व कंपार्टमेंट। दूसरा क्या होगा कि जो कंपार्टमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व होगा ना, जब हम उसको पल्पेट करेंगे ना तो उसको टेंडरनेस होगी, लाइक पेन होगा। और ठीक है, जब हम उसको पल्पेट करेंगे तो उसे क्या होगा, पेन होगा, तो इसे टेंडरनेस कहते हैं। और एसिमेट्री होगी मसल कंपार्टमेंट की। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दी, इसको याद रख लीजिएगा। अच्छा, और साथ में क्या होगा, सेंसरी लॉस होगा, लाइक हम उसे कोई पिन चुभाएंगे तो उससे कुछ फील नहीं होगा। और ये वेरी लेट साइन जो होंगे ना, जो बहुत बाद में आएंगे, जो कि रिलायबल नहीं है, क्योंकि हम तो उसी वक्त कर रहे होंगे। तो जो रिलायबल साइन थे, सिम्टम थे, उन्होंने बता दिया कि पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन और पेन जो है वो ऑन स्ट्रेचिंग था। ऑफ इन्वॉल्व कंपार्टमेंट वो मैंने बता दिया। अब ये बहुत लेट होंगे, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लो, क्योंकि ये काफ़ी लेट पेशेंट में अराइज होंगे कि उसका डिस्टल पल्स एब्सेंट हो जाएगा, पैरालिसिस हो सकती है उसको उस जगह पे, पेल हो सकता है और कोल्ड लिम्ब हो सकती है। कोल्ड लिम्ब क्यों होंगी, पेल क्यों होगा, ये सब यार मतलब एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है ना, इस्कीमिया हो रहा है। मेन चीज़ आपको समझ आएगी कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्यों हो रहा है, क्योंकि इस्कीमिया, उसके बाद नेक्रोसिस हो रही है, यही हो रहा है ना। तो इस्कीमिया जब हो रहा है, जब एक लंबे अरसे तक एक पार्ट में इस्कीमिया रहेगा तो वो पेल हो जाएगा, कोल्ड लिम्ब हो जाएगी। कोल्ड लिम्ब क्यों होगी, जब ब्लड सप्लाई किसी पार्ट ऑफ बॉडी को नहीं पहुंचती तो वो जगह ठंडी पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है, पेल पड़ जाती है, और फिर पैरालिसिस भी हो सकती है और डिस्टल पल्स भी एब्सेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ ना, जो मैं मतलब स्टार्टिंग पे जो मैंने टाइम लगाया, हर चीज़ के स्टार्टिंग टॉपिक पे मैं टाइम लगा रही हूँ, वो इस वजह से ताकि आपकी वहीं पे बेस बन जाए और आगे फिर आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे जाएँ। लाइक ये सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं और जो याद रखने की चीज़ें उसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, डायग्नोसिस क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस करोगे आप। ठीक है, और मेजर क्लिनिकल डायग्नोसिस वही कर ली ना अपनी क्लिनिकल डायग्नोसिस, जिस तरह से मैंने पढ़ाया कि आपने उसके वो देख लिया, लोअर आपने देखा कि आप पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिख रहा है, मोस्ट रिलायबल साइन है। फिर आपने स्ट्रेचिंग पे देखा कि उसको जब हम उसकी स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं, जो भी फॉर उसका अगर लोअर लिम्ब इन्वॉल्व है कंपार्टमेंट, जब उसकी हम स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं ना, उसको एक्सटेंड करवा रहे हैं, तो वो पेन हो रहा है उससे। ठीक है, तो ये सारे हमारी क्लिनिकल डायग्नोसिस में आ जाता है ना। उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे उसकी ना, जो इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर है उसकी हम मेजरमेंट करेंगे। अगर वो प्रेशर 30 mm या उससे ज़्यादा आ जाता है तो हम सजेस्ट कर लेंगे ना कि हाँ इसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम ही है, क्योंकि हमने यही पढ़ा कि उसमें प्रेशर इतना हो जाता है या इससे 30 या 30 होता है, 30 से बढ़ जाता है, ये मेन चीज़ है। और दूसरा होता है डेल्टा पी वैल्यू ना। डेल्टा पी वैल्यू में बस ये याद रखो कि डेल्टा पी वैल्यू ये होती है कि आपने जो है ना, जो इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है किसमें, डायस्टोलिक प्रेशर से। ये इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होगी कितनी होगी, लेस देन 30 होगी। ठीक है, या तो 30 होगी या लेस देन 30 होगी। इसको भी आप सजेस्ट करोगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। ठीक है, समझ आ गई डेल्टा पी वैल्यू क्या होती है, वो किस तरह से आती है, किस तरह से कैलकुलेट होती है कि आपने इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया डायस्टोलिक प्रेशर से, और फिर जो वैल्यू होगी वो तो 30 होगी या लेस देन 30 होगी, डेल्टा पी है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। मैनेजमेंट क्या करेंगे, अब हमने सब कुछ कर लिया, डायग्नोज कर लिया, ठीक है, देख लिया क्या होता है। अब इसकी वजह हम ये करेंगे कि उस जो पार्ट है ना उसको इमोबलाइज कर देंगे, प्लास्टर इमोबलाइजेशन करेंगे सबसे। उसके बाद हम कोई भी बैंडेज कर सकते हैं, मस्ट बी रिमूव, मतलब जो प्लास्टर इमोबलाइजेशन है और जो कि कोई भी बैंडेज है मस्ट बी रिमूव इमीडिएटली। लाइक जो जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव ड्रेसेस हुई है, इसकी वजह से जो है कंपार्टमेंट, तो उसको हम रिमूव कर देंगे जो भी बैंडेज है उस पार्ट को ना फिलहाल लाइक इमोबलाइज, उसको जो है ना जब तक वो हो जाए हम देखते रहेंगे कि उसको पेन और स्ट्रेचिंग हो रहा है या नहीं, उसको इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं, तो हम ये चीज़ें रिमूव कर देंगे सबसे पहले। कंपार्टमेंट प्रेशर शुड बी मेजर इफ़ देयर इज़ डाउट अबाउट डायग्नोसिस। ठीक है, वही सारी चीज़ें कि ग्रेटर देन 30 होगा, रिक्वायर अर्जेंट। अगर वो ग्रेटर देन 30 mm मरकरी आ रहा है हमारे पास कंपार्टमेंट, तो हम उसे अर्जेंट फेशियोटॉमी करवाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है फेशियोटॉमी में, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें हम इंसिजन करते हैं। डीप वजन में बस बहुत थक गई हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, बस ये याद रखो मैनेजमेंट में कि जो भी बैंडेज और जो भी मोबिलाइजेशन है उसको सबसे पहले हम रिमूव करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर हमें कंपार्टमेंट प्रेशर मोर देन 30 मिलेगा, मोर देन 30 मिल रहा है, ग्रेटर देन 30 मिल रहा है, इसका मतलब अर्जेंट केस है, तो हम फ़ौरन क्या करेंगे, फेशियोटॉमी करवा देंगे। या फेशियोटॉमी में क्या होता है, इसमें इंसिजन लगाएंगे हम, डीप मसल फेशिया में इंसिजन करेंगे। और वो इंसिजन किस तरह होगा, लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन होगा स्किन, फैट और फेशिया में। और फिर वहाँ से जो है ना हम क्या करेंगे,
बस इस तरह से फिर उसका प्रेशर हम रिलीज़ कर देंगे। बस इसमें लिखा है कि अवॉइडिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम कॉज बाय क्रशिंग प्रेजेंटिंग सेवरल डेज आफ्टर इवेंट ये कह रहे हैं कि अगर कोई क्रश इंजरी हुई है ना तो उसमें हम इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर सेवरल डेज बाद वो प्रेजेंट किया है ना वो बंदा हमारे पास, तो उसमें मायोग्लोबिनूरिया हो सकता है, रीनल फेलियर का चांस हो सकता है। एक दफ़ा पढ़ लो, ठीक है। और एम्पुटेशन माइट भी बेटर ऑप्शन, फिर यहाँ पे एम्पुटेशन बेटर ऑप्शन है, ठीक है, कि अगर वो कई दिनों बाद हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है तो फिर उसमें हम फेशियोटोमी करने के बजाय उसको हम एम्पुटेशन कर सकते हैं, मतलब उस जगह काट सकते हैं। अल्लाह बचाए। बहुत अच्छा, फेशियोटोमी इन लेग रिक्वायर्ड। अब अगर लेग में है तो उसमें 2 इंसीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर थाई में है तो उसमें 2 इंसीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब लेग में और थाई में दोनों में 2-2 इंसीजन की ज़रूरत, लेकिन लेग में क्या होता है, इंटीरियर लैटरल इंसीजन होती है और पोस्टीरियर मीडियल इंसीजन होती है, ठीक है। अब बाकी ये याद रहे या ना रहे, ये याद रख लो कि इंटीरियर लैटरल, पोस्टीरियर मीडियल, और थाई में लैटरल होती है और मीडियल होती है। अब इंटीरियर लैटरल का मतलब क्या है, देखो एक तो इंटीरियर साइड पे होगी, एक लेटरल साइड पे होगी, ठीक है। क्या होगी, इंसीजन आपने इंटीरियर लैटरल इंसीजन किया है ना, तो जब वहाँ किया है तो उसी जगह का प्रेशर रिलीज़ होगा ना, यही होगा। फेशियोटोमी आपने यही किया ना कि डीप फेशियल को इंसीजन करवाया और फिर वहाँ से प्रेशर रिलीज़ हुआ। तो जब आपने लेग के लिए 2 इंसीजन किए इंटीरियर लैटरल, तो इंटीरियर साइड से प्रेशर रिलीज़ होगा, और लैटरल तो वही रिलीज़ इंटीरियर एंड लैटरल कंपार्टमेंट, ठीक है, वही वहाँ से रिलीज। फिर पोस्टीरियर मीडियल में भी यही होगा कि पोस्टीरियर मीडियल हो जाएगा रिलीज, डीप एंड सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और लैटरल में भी यही कि आपने लैटरल इंसीजन किया है तो लैटरल कंपार्टमेंट रिलीज़ होगा, मीडियल किया है तो मीडियल कंपार्टमेंट रिलीज़ होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। ये दिखाया है कि इंटीरियर लैटरल है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर मीडियल इंसीजन है। अच्छा, अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है उस पर आ जाओ। इसमें ये प्रेशर सोर्स है। प्रेशर सोर्स को पढ़ते हैं कि प्रेशर सोर्स क्या होते हैं। इसमें है कि डिक्यूबिटस है, अल्सर्स है और बेड सोर्स है। इट रेफर द टिश्यू नेक्रोसिस विद अल्सरेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग प्रेशर। अब ये इसके नाम से ही ज़ाहिर है प्रेशर सोर्स, मतलब जो है ना एक प्रोलॉन्ग प्रेशर लग रहा है, एक लंबे अरसे तक आपका ना प्रेशर लग रहा है, और उस प्रेशर से क्या हुआ कि टिश्यू नेक्रोस हो गया और साथ में अल्सर भी बन गए, ठीक है। एक ज़ख़म था आपका और आप उस पर प्रेशर लगा रहे जा रहे हो, और मतलब लग रहा है प्रेशर किसी भी वजह से, और प्रोलॉन्ग प्रेशर लग रहा है, तो नेक्रोसिस तो होगी बेटा, लेकिन साथ साथ में अल्सर भी बन जाएंगे। तो टिश्यू नेक्रोसिस विद अल्सरेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग प्रेशर, इसे कहते हैं प्रेशर सोर्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक्सीड कैम्ब्रिक ऑक्लूसिव प्रेशर ओवर 30 mm, मतलब 30 mm मरकरी से भी बढ़ जाता है, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। और डिक्रीज ब्लड फ्लो, जाहिर सी बात है, फिर प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो तो कम ही होगा ना। स्किन लीडिंग टिश्यू एनोक्सिया मतलब कंप्लीट एब्सेंस हो जाती है ऑक्सीजन की ना, टिश्यू जब कंप्लीट एब्सेंस हो जाएगी तो नेक्रोसिस और साथ में अल्सर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ये इधर भी यही है कि 30 mm से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, फिर वो जो क्या होगी, जो ऑक्लूसिव प्रेशर लगने से एनोक्सिया हो जाएगा, कंप्लीट एब्सेंस ऑक्सीजन हो जाएगी उस पार्ट में, और फिर उसमें नेक्रोसिस और साथ में अल्सरेशन होगी। इसे प्रेशर सोर्स कहते हैं। साइड इसकी इशियम होती है, इशियम मोस्ट कॉमन है, और ग्रेटर ट्रांसेंटर, सैक्रम, हील, मेलियस, ऑसिपिट, ये बस एक दफ़ा पढ़ लो, मोस्ट कॉमन वाली याद रखो बस। अच्छा, स्टेजिंग देख लो, स्टेज 1, 2, 3, 4 होते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, अब ये स्टेजेस है लाइक सीवियरिटी के लिहाज से, कि नॉन ब्लेंचेबल इस एरिथमिया है विदाउट ब्रीच इन द एपिडर्मिस, मतलब ब्रीच नहीं किया, एपिडर्मिस तक नहीं गया, और ब्लेंचेबल नहीं है, इसका मतलब कि ये माइल्ड है, स्टेज 1 में है। स्टेज 2 में क्या है कि पार्शियल थिकनेस है, स्किन लॉस हो गई है, और एपिडर्मिस डर्मिस को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आप स्टेज 2 में आ गए, थोड़ा सा मतलब ये माइल्ड से ऊपर हो गया है, ठीक है। फुल थिकनेस जब है और साथ में क्या है सबक्यूटेनियस टिश्यू तक जा रहा है, लेकिन अंडरलाइन फेशिया को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, ये स्टेज 3 है। जबकि स्टेज 4 में क्या है कि अंडरलाइन फेशिया को भी इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। देखो फेशिया को भी कर रहा है, और जब फेशिया को करेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगी। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, इसमें आपके मसल, बोन, जॉइंट, टेंडन इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फेशिया तक जा रहा है, डिस्ट्रक्शन हो गई, और फिर मसल, बोन सब डिस्ट्रक्शन हो जाएगी उसकी, तो ये सीवियर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, माइल्ड है, इसमें कोई एरिथमा नहीं है, कोई ब्रीच नहीं कर रहा है एपिडर्मिस में। स्टेज 2 में क्या है कि एपिडर्मिस और डर्मिस को ब्रीच कर रहा है, पार्शियल थिकनेस तक पहुंच गया, क्योंकि जाहिर सी बात है डर्मिस पार्शियल थिकनेस में आ जाती है, फिर फुल थिकनेस स्किन लॉस के साथ है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तो जा रहा है लेकिन फेशिया तक नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी माइल्ड
मॉडरेट है, ठीक है, और फिर ये सीवियर है कि वो फेशिया तक गया और उसने डिस्ट्रक्शन कर दी मसल बोन और जॉइंट टेंडन है, तो ये स्टेजिंग है। अब मैनेजमेंट देख लो इसकी, हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम गुड स्किन केयर करेंगे, गुड स्किन केयर करेंगे कि भाई उसे कोई प्रेशर ना हो, कोई प्रोलॉन्ग प्रेशर से उसे बचाया जा सके, उसे प्रेशर तो नहीं लग रहा उस ज़ख़म पे, इस तरह से हम गुड स्किन केयर करेंगे। स्पेशल प्रेशर डिस्पर्जन फॉर्म्स लगाएंगे, जो डिस्पर्जन मतलब उस जो भी ज़ख़म जो भी हमने कवर किया है उसको प्रेशर से बचाने के लिए उसमें ना डिस्पर्जन फॉर्म्स लगाएंगे। डिस्पर्जन फॉर्म्स मतलब जो प्रेशर को क्या कर सके, डिस्पर्स कर सके, उस ज़ख़म को प्रेशर लगने से बचा सके, ठीक है। बेड बाउंड पेशेंट शुड बी टर्न एटलीस्ट एवरी 2 आवर। जो बेड बाउंड पेशेंट होते हैं ना उसको हमने हर 2 घंटे में टर्न करना है, ठीक है। और व्हील चेयर वालों को क्या करना है, हर 10 मिनट बाद, हर 10 सेकंड से एवरी 10 मिनट में उसको जो है ना उसकी पोजीशन चेंज करनी है, मतलब टर्न करना है। अच्छा, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ड्रेनेज ऑफ कलेक्शन करेंगे, मतलब जो भी नेक्रोसिस विद अल्सरेशन हुई तो उसके हम ड्रेनेज कर देंगे, कलेक्शन करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे, डिब्राइडमेंट कर सकते हैं, मतलब जो भी टिश्यू नेक्रोज हुआ है, जो भी अल्सरेशन है जो कि स्टोर नहीं हो सकता उसकी डिब्राइडमेंट करेंगे, डिविटलाइज टिश्यू की और स्कैर सॉफ्ट टिश्यू की, ठीक है। एक्सीजन कर देंगे साइनस ट्रैक्ट में, बस इसको छोड़ दे। स्टेक्टोमी कर सकते हैं, जो भी बोन ख़राब हो गई है उसकी ऑस्ट्रक्टमी कर देंगे, इन्वॉल्व बोन को निकाल, हीमोस्टेसिस कर देंगे, ठीक है। सक्शन ड्रेनेज कर देंगे, मतलब जो ब्लीडिंग अगर हुई तो उसमें हीमोस्टेसिस करके सक्शन ड्रेनेज कर देंगे। ऑब्लेशन ऑफ ऑल विल, इसको छोड़ दो। प्रोवाइड पैडिंग एंड क्लोज द ओपन वाउंड विदाउट टेंशन, ठीक है, और ओपन वाउंड क्लोज कर देंगे विदाउट टेंशन। टेंशन मजीद नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोलॉन्ग प्रेशर से अफेक्ट हुआ है। बस ये खैर है जो मैंने बता दिया वही इंपॉर्टेंट, डिब्राइडमेंट, ऑस्ट्रेक्टोमी ऑफ इन्वॉल्व बोन और ये ड्रेनेज। अब वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर क्या होता है बेटे, इस वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर में ये होता है कि इसे नेगेटिव प्रेशर वाउंड ड्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रेशर वाउंड ड्रेसिंग। वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर को नेगेटिव प्रेशर वाउंड कहते हैं। इसमें क्या होता है, अप्लाई होता है इंटरमीडिएट नेगेटिव प्रेशर और अप्रॉक्सीमेटली 125 mm मरकरी। ये नेगेटिव प्रेशर आपने याद रखना है, 125 mm मरकरी होता है, ठीक है। और डिब्राइडमेंट ऑफ द फॉर्म ग्रेनुलेशन टिश्यू इन क्रॉनिक वाउंड एंड अल्सर, कि कोई क्रॉनिक वाउंड है, कोई अल्सरेशन है तो उसको जो है ना हमने बस वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर से जो है ना वो करना है। इसमें एक वे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसमें नेगेटिव प्रेशर लगता है जो कि 125 होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर का डिक्रीज़ कर देता है एडिमा, ठीक है, एडिमा कम कर देता है। जो रिमूव इंटस्टिशियल फ्लूइड हो उसको रिमूव कर जब करेगा तो एडिमा कम हो जाएगा ना, और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है क्योंकि प्रेशर अब नेगेटिव है, नेगेटिव प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो इसमें वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर में नेगेटिव प्रेशर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रोलॉन्ग प्रेशर से हमने बचाना है। तो वो नेगेटिव प्रेशर 125 में और इसकी क्या इफेक्ट है, तो एडिमा कम हो जाएगा क्योंकि इंटस्टिशियल फ्लूइड को रिमूव कर देगा और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा उस जगह पे, जो पहले नहीं जा रहा था प्रोलॉन्ग प्रेशर से अब वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बैक्टीरियल काउंट डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगी, सेल प्रोलिफरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, कि ब्लड फ्लो जा रहा है, सेल प्रोलिफरेट करेंगे, सेल दोबारा से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे और इस तरह से बचाया जा सकता है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो, मैंने बहुत अच्छे से और जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। फिर भी अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन ये जो है बाउंड का चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है, और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया, मैंने कोई रट्टे वाली चीज़ नहीं करवाई, ठीक है। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा होगा ना वो हमारा होगा शॉक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 1 फिर तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। और देखें एग्ज़ाम्स करीब है और मैं इस एग्ज़ाम्स ड्यूरेशन में भी आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, वो इस वजह से ताकि मेरे साथ जो मेरे बाकी साथी हैं और जो मेरे जूनियर्स हैं उनको फ़ायदा हो सकें, ठीक है। सो आप लोग मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखें, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये वीडियो बनाना, ये शूट करना। और आप खुद सोचें, ये मैं बेड पे बैठी हुई हूँ और मैं यहाँ पे बस बुक रख के स्टार्ट हो जाती हूँ। मेरे पास स्टैंड है लेकिन मैं इतना नहीं होता कि मैं स्टैंड निकाल के लगा सकूँ क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम कम है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। अब स्टैंड का ये इशू होता है कि बेड पे उसे रखूँगी ना तो बार बार हिलेगा और गिरेगा, और मैं ये बेड पे रख के जो है ना आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ सारी। तो बस आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो ये वीडियो और ये लेक्चर, और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखें, ठीक है। जब भी आप पढ़ने बैठे या जब भी ये वीडियो देखें तो मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद है। मुझे आप लोगों से सिर्फ दुआएं चाहिए। और इंशाल्लाह जो शॉर्ट बुक पे मैं काम कर रही हूँ ना सर्जरी की, जो कि इंशाल्लाह अपने जूनियर्स के लिए मैं लॉन्च करूँगी इंशाल्लाह, तो वो इंशाल्लाह मैं आफ्टर एग्ज़ाम उसको प्रिपेयर कर लूँगी और फिर जूनियर्स के ग्रुप में, और अगर मेरा आना हुआ तो जूनियर्स से ख़ुद जो है मैं उनको कोई सैम्पल दिखा दूँगी, तो वो भी लॉन्च करूँगी इंशाल्लाह मैं, ठीक है। ताकि आप लोग जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ ना इसी तरह से मैंने मेन पॉइंट निकाल लिए उसमें हर टॉपिक वाइज, ताकि आपको इतनी बड़ी कहानी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिए वीडियो में, लेकिन वो जो बुक है ना उसमें बस आपको मेन चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट वाइज। जिस तरह से मैं वीडियो बना रही हूँ उस तरह से मैंने वो बुक बनाई है, ठीक है। सो इंशाल्लाह बन जाएगी तो आप लोग फिर देख लीजिएगा। सो और ये सर्जरी के जो लेक्चर्स हैं ना कहीं भी इस तरह से आपको नहीं मिलेंगे,
और ये जो मैं इसी वजह से मैं कर रही हूँ ताकि मुझे मुश्किल हुई है बाकियों को ना हो, ठीक है। बस आप लोग मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम शॉक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।